अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्यूट किडनी इंजरी। काफ़ी बार पूछा जा चुका है, 20 में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पूछते हैं, डेफिनेशन पूछते हैं, क्लासिफिकेशन, और इसका राइफल क्राइटेरिया होता है एक, वो पूछते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एक इज ए क्लिनिकल सिंड्रोम डिफाइंड एज एब्रप्ट डिटोरेशन ऑफ किडनी फंक्शन। एब्रप्ट डिटोरेशन मतलब एकदम से होता है। ठीक है, एब्रप्ट डिटोरेशन ऑफ किडनी फंक्शन विच इज यूजुअली रिवर्सिबल ओवर अ पीरियड ऑफ डेज और रेयरली ओवर अ फ्यू वीक्स। ठीक है, तो यही डेफिनेशन होगा, क्लिनिकल सिंड्रोम है डिफाइंड एज एब्रप्ट डिटोरेशन ऑफ किडनी फंक्शन, जो कि रिवर्सिबल होता है ओवर अ पीरियड ऑफ डेज। ठीक है, फिर फिर नेक्स्ट आता है इसको क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के लिए राइफल क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो राइफल क्राइटेरिया, राइफल से ही आर से रिस्क होता है, आई से इंजरी, एफ से फेलियर, एल से लॉस, ई से एंड स्टेज रीनल डिसीज। ठीक है, ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन है ना, राइफल क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। आर से रिस्क। ठीक है, तो राइफल क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में अलग से भी आ सकता है कि राइफल क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, रिस्क लोगे तो इंजरी होगी, इंजरी के बाद फेलियर हो जाएगा, फेलियर होएगा तो लॉस हो सकता है, फिर एंड स्टेज रीनल डिसीज, कैसे भी करके याद कर लो। ठीक है, फिर आता है कि क्या क्या है रिस्क में। क्या होता है कि जो सीरम क्रिएटिन लेवल है 1.5 टाइम्स हो जाता है विद इन 48 आवर। ठीक है, इंजरी में 2 गुना याद कर लेना, 1.5 फिर 2 फिर 3, है ना, 1.5 2 3 ऐसे कर लेना। फिर लॉस में क्या होता है, परसिस्टेंट के आई कंप्लीट लॉस ऑफ रीनल फंक्शन फॉर मोर देन 4 वीक। तो यहाँ पर 4 वाला डाटा आ गया, 1.5 2 3 और 4 वीक से ज़्यादा। और एंड स्टेज रीनल डिसीज़ में 3 महीने से ज़्यादा रीनल फेलियर हो जाए। ठीक है, तो ये वाला बस जीएफआर का क्राइटेरिया कर लेना, यूरिन आउटपुट का करना हो तो मत करो, पर ये वाला जरूर कर लेना, राइफल और जीएफआर का क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो ये क्लासिफिकेशन बना देना। फिर नेक्स्ट आता है कि कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। कॉजेज़ में ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब कॉजेज़ में इसको 3 टाइप से डिवाइड कर दिया। एक तो प्री रीनल कॉज, एक रीनल कॉज, एक पोस्ट रीनल कॉज। ठीक है, प्रीनल मतलब किडनी के पहले कोई पैथोलॉजी है जिसकी वजह से वहाँ पर जो ब्लड है वो कम जा रहा है, उस वजह से एकेआई हो गया। रीनल में कि कुछ किडनी में ऐसी कोई डिसीज है जिस वजह से वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहा। पोस्ट रीनल में कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है जिस वजह से वो आगे यूरिन को पास नहीं कर पा रहा। तो ठीक है, अपन प्री रीनल से स्टार्ट करते हैं। प्री रीनल में सबसे पहले सिस्टमिक हाइपोवोलीमिया, है ना, किसी भी वजह से जो है ब्लड नहीं पहुंच पा रहा किडनी में तो एकेआई हो जाएगा। हेमरेज हो गया, सीवर वॉमिटिंग, डायरिया, लॉस ऑफ प्लाज्मा, तो जितने भी हाइपोवोलीमिया कॉज सब इसमें लिख देना। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कुछ हार्ट में दिक्कत है, हार्ट फेलियर, सेप्टिक शॉक हो गया तो उस वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो उसमें दिक्कत। फिर डिक्रीज इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर, इन सब में भी क्या होगा कि जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। तीनों ही केस में जो ब्लड की वॉल्यूम है टोटल वो कम हो रही है, इस वजह से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा किडनी में, तो उसकी वजह से किडनी में इंजरी हो जा रही है। फिर नेक्स्ट आता है लोकल में। लोकल में रीनल वेसल डिसीज हो गई, इम्पेयर्ड रीनल ऑटो रेगुलेशन। ठीक है, तो ये सब ठीक है, मेन तो ये है कि सिस्टमिक वाला कर लेना, तो प्री रीनल कॉज लिख देना। फिर आता है रीनल में। रीनल में भी आप 3 टाइप की डिसीज सकते हैं, एक तो ट्यूबुलर और इंटरस्टिशियल डिसीज, वेस्कुलर डिसीज और उसके ग्लोमेरुलर डिसीज। ठीक है, या तो ब्लड वेसल्स में कुछ डिसीज हो सकती है, तो जैसे वेस्कुलाइटिस, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ये सब हो जाए। उसके ग्लोमेरुलर में कोई सी डिसीज हो सकती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जितनी भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम सब लिख देना। और फिर जो है कुछ ट्यूबुलर इंटेस्टाइनल डिसीज होती है तो उसमें भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इस्चीमिया, सेप्सिस और नेफ्रोटॉक्सिन। ठीक है, तो इसको सिन से याद कर लेना, सेप्सिस, इस्चीमिया और नेफ्रोटॉक्सिन। ठीक है, तो ये रीनल कॉज होगा। रीनल कॉज में क्या क्या, तो ट्यूबुलर डिसीज हो जाए, वेस्कुलर डिसीज हो जाए, ग्लोमेरुलर डिसीज हो जाए। तो इसके बाद आता है पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा रीनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि प्रोस्टेट में एनलार्जमेंट हो गया, यूरेथ्रल स्टेनोसिस हो गया, ट्यूमर हो गया, तो जितने भी आगे जितना भी पाथवे है वहाँ पर सब जगह ऑब्स्ट्रक्शन करा देना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो कॉजेज हो गया। उसके बाद अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, कॉजेज पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले जनरल सिम्टम्स लिखने हैं। ठीक है, तो एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस, कोमा, प्लूराइटिस, हेमरेजिक एपिसोड, ये सब जनरल एपिसोड हैं। डिस्निया भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जनरल एपिसोड हैं जो मतलब कि कुछ भी अगर सिस्टमिक कंडीशन होती है तो उसमें मिलते ही हैं। ठीक है, फिजिकल फाइंडिंग में एस्ट्रेक्सिस, मायोक्लोनस, पेरिकार्डियल रब। ठीक है, ये सब लिख देना। फिर अब अलग अलग अगर प्री रीनल डिसऑर्डर हुआ तो क्या हो गया था, हाइपोवोलीमिया हो गया था, उसके कारण क्या होगा, टैकीकार्डिया, पुअर पेरिफेरल परफ्यूजन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, तो ये क्या हो जाएगा ड्यू टू प्री रीनल डिसऑर्डर। फिर रीनल डिसऑर्डर में क्या, कुछ किडनी में पैथोलॉजी है। किडनी पैथोलॉजी तो 3 फेजेस में काम चलता है। सबसे पहले इनिशिएशन फेज। ठीक है, इनिशिएशन फेज में क्या होता है, तो अब यहाँ मतलब इनिशिएशन फेज क्या समझते हैं, रीनल डिसीज में क्या हुआ कि जो किडनी है वो सही से फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो जो ब्लड आ रहा है वो बढ़ता जाएगा ना, फिल्टर नहीं कर पा रही है तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो सिम्टम है वो आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि रेस्ड जीवीपी, है ना, जेवीपी, पीरियडल इमीना, एसाइटिस, पल्मोनरी एडीमा, है ना, सब जगह एडीमा होना चालू हो जाएगा, तो इनिशिएशन फेज। फिर नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस फेज। ठीक है, मेंटेनेंस फेज में थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो जो मेटाबॉलिक सिम्टम और आ जाएंगे, जैसे कि BUN बढ़ जाएगा, हाइपरकेलेमिया
और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये सब हो जाएगा। और फिर जब आखिरी में रिकवरी फेज आता है, तीसरा फेज जो होता है रिकवरी फेज, उसमें सब कुछ सही होना चालू हो जाएगा, जैसे कि यूरिन आउटपुट बढ़ना, उससे धीरे धीरे चालू हो जाएगा, पॉलीयूरिया हो जाएगा। ठीक है, तो यही 3 फेज में रीनल में आया। इनिशिएशन फेज में धीरे धीरे सिम्टम आने चालू हुए ओवरलोड के, जुगुलर वीनस, प्रेशर बढ़ रहा है, पिटल एडीमा है, ये सब चालू हुआ। और फिर उसमें मेंटेनेंस फेज में मेटाबॉलिक सारे सिम्टम आने लगे, BUN बढ़ रहा, हाइपरकैलेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और फिर तीसरे में रिकवरी फेज में सब कुछ सही हो गया। ठीक है, फिर अगर ऐसी पोस्ट रीनल कॉज होगा तो पोस्ट रीनल कॉज में क्या हो जाएगा, जैसे कि बायोलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उस वजह से क्या होगा, एनयूरिया, यूरिन ही पास नहीं हो पाएगी। अब जहाँ भी स्टोन, अगर किडनी में स्टोन होता है तो क्या पेन इन लॉइन होता है ना, रीनल कोलिक होता है। ठीक है, और मिक्चुरेशन करने में प्रॉब्लम होगी इसमें। तो ये उसके कॉजेज के हिसाब से सिम्टम होगा। जनरल सिम्टम लिख देना सबसे पहले, फिर उसके कॉज, प्री रीनल कॉज है तो भाई हाइपोवोलेमिया वाले सारे कॉज जाएंगे, रीनल है तो उसको 3 फेज में डिवाइड कर देना, पोस्ट रीनल है तो ऑब्स्ट्रक्शन के हिसाब से कॉज हो जाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन। तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले क्या करते हैं, सीरम क्रिएटिन और यूरिया। जब भी किडनी का फंक्शन कुछ भी वो होता है तो ये सीरम क्रिएटिन और यूरिया बढ़ ही जाते हैं। ठीक है, अब इसमें से एक स्टेबल को इंपॉर्टेंट याद करना है। सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.010 से लेके 1.020 होती है नॉर्मल। ठीक है, तो अगर रीनल कॉज है, कुछ रीनल पैथोलॉजी है, ठीक है, सॉरी, जो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.020 से लेकर 1.030 होती है। ठीक है, अगर कुछ रीनल कॉज है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी। मतलब क्या है कि जो किडनी है उसका फंक्शन होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेंटेन करके रखना। तो नॉर्मल 1.020 होती है, तो अगर प्री रीनल कॉज है कुछ तो किडनी उसको मेंटेन करके रखेगी, तो प्री रीनल में जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल रहती है और रीनल में जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। फिर यूरिन ऑस्मोलैरिटी, किडनी का काम है कि यूरिन को कंसंट्रेट करना। अगर किडनी में कोई दिक्कत हो गई तो 250 के लगभग पहुंच जाएगा, बाकी प्री रीनल और पोस्ट रीनल में मेंटेन है ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, ये डाटा एकदम याद करने की जरूरत नहीं, बस कंसेप्ट याद करो। फिर यूरिनरी सोडियम और फेना, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है कि यूरिन में सोडियम अगर ज़्यादा है तो मतलब किडनी डैमेज है, तो किडनी वाले डैमेज में यूरिन में सोडियम ज़्यादा रहेगा, बाकी दोनों में कम रहेगा। ठीक है, ऐसी फेना वो भी वही है। तो इसमें जब रीनल में डिसीज हो जाएगी तो भाई ज़्यादा एक्सक्रीट होगा और इसमें कम रहेगा। ठीक है, फिर ऐसे यूरिनरी प्रोटीन कर सकते हो। यूरिनरी प्रोटीन अगर किडनी में दिक्कत है तो मॉडरेट टू सीवियर होगा, बाकी प्री रीनल और पोस्ट रीनल मिनिमल रहेगा। ठीक है, तो ये वाली टेबल बना सकते हो, बहुत ईजी है। फिर अदर इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कर सकते हैं, यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा तो भाई प्रोटीन यूरिया मिल जाएगा, रेड सेल मिल जाएंगे, है ना, ये सब हो जाएगा। ECG करोगे तो भाई हाइपरकैलेमिया हो ही रहा तो हाइपरकैलेमिया के सिम्टम मिल जाएंगे। फिर चेस्ट रेडियोग्राफ में पल्मोनरी एडीमा, प्लूरल इफ्यूजन मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे बाकी दूसरे इन्वेस्टिगेशन है, मेन है ये वाली टेबल जो है ये कंसेप्चुअली समझ लेना। फिर नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है। सबसे मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन सब कुछ ही बढ़ रहा है, हाइपरकैलेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाइपरमैग्नीसिया, सिर्फ क्या कम हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम कम हो रहा है बस। ठीक है, बाकी सब बढ़ रहा है। कार्डियोवैस्कुलर में अरिथमिया करा देना, पल्मोनरी एडीमा करा देना। ठीक है, GIT में हेमरेज करा देना। ठीक है, न्यूरोलॉजिक सब वही सिस्टम वाइज सारे कॉम्प्लिकेशन लिख देना। फिर आखिरी में मैनेजमेंट सबसे पहले जनरल मैनेजमेंट आता है। तो फ्लूइड बैलेंस एडवाइजेबल टू रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या बोलते हैं, अगर कुछ किडनी डैमेज आती है तो फ्लूइड जो है उसमें रिस्ट्रिक्शन चालू कर देते हैं, फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं ना, ज़्यादा फ्लूइड नहीं देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, सोडियम बैलेंस करने के लिए अपन सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट दे देंगे जिससे कि वॉल्यूम एक्सपेंशन ना हो। फिर पोटेशियम बैलेंस करने के लिए, जैसे हाइपरकैलेमिया हो रहा था ना, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो होता है एक्यूट रीनल फेलियर में हाइपरकैलेमिया होता है। ठीक है, तो उसके लिए अपन वो है पैटीरोमर दे देते हैं जिससे कि पोटेशियम जो है वो कम हो जाए। फिर एसिड बेस बैलेंस करने के लिए ज़्यादातर में एसिडोसिस ही होता है तो अपन क्या दे देंगे, अपन सोडियम बाइकार्बोनेट दे देंगे जिससे एसिडोसिस बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब कैल्शियम फॉस्फेट बैलेंस, इसमें क्या हो रहा है कि फॉस्फेट ज़्यादा है और कैल्शियम कम है, तो सबसे पहले फॉस्फेट बाइंडर देते हैं जिससे फॉस्फेट का लेवल कम हो जाए। क्यों, अगर अपन ने पहले कैल्शियम दे दिया, फॉस्फेट बढ़ा हुआ है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट आपस में वो क्या बना लेंगे, किलेट कर जाएंगे और एक कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले फॉस्फेट को कम करते हैं, फिर अपन कैल्शियम देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपन के जनरल मेजर कर दिए जो भी जनरल मेजर होते हैं। अब डाइट में क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट डाइटरी प्रोटीन को कम करके रखेंगे क्योंकि वैसे ही ज़्यादा एक्सक्रीट कर रहे हैं। सॉल्ट इंटेक कम करने को बोलेंगे, विटामिन सप्लीमेंट देंगे, है ना। सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ ARF में क्या इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं तो अपन एंटीबायोटिक दे देंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है तो अपन PPI और गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी ऐसे स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है, ऐसे सब जनरल है, जो भी अपन को सिम्टम देख रहे हैं वो सबको ट्रीट कर दो। ठीक है, तो ये हो गया अपना ARF खत्म। थैंक यू।